नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चा हम आपके सामने हमेशा लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज की संवाद इंडिया के मंच पर चुनावी चर्चा है गुजरात चुनावों के संदर्भ में और इस चर्चा में हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल आज हमारे साथ इस पैनल में जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों से उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ सीधे गुजरात के राजनीतिक जमीन को अच्छी तरह समझने वाले और उसे देखने वाले हिमांशु बयानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि जी, बहुत ही वरिष्ठ नमस्कार। पत्रकार हैं और चुनावी विश्लेषक के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत ही उनका एक देश में नाम है। मैं उनका संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिमांशु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभिवादन करता हूं। साथ ही हमारे साथ दोषी जी गुजरात से सीधे जुड़े हुए हैं। वह भी देश की पत्रकारिता में बहुत ही जाना पहचाना नाम है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उन्होंने बड़ी ख्याति अर्जित की है। मैं समाज इंडिया के मित्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे साथ हमारे बड़े भाई और हमारे मार्गदर्शक पुष्पेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिंदुस्तान समाचार पत्र में मेरठ में स्थानीय संपादक रह चुके हैं और भारतीय राजनीति को लेकर उनकी बहुत ही एक गहरा विश्लेषण और सार्थक विश्लेषण उनका हमेशा रहता है। बिना किसी पक्ष का पक्षकार बने हुए वह बहुत ही निष्पक्षता के साथ चुनावी विश्लेषण हमेशा करते हुए आए हैं। मैं उनका भी संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, संवाद इंडिया के मंच पर चर्चा है गुजरात चुनावों के संदर्भ में, लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि अगर उन्होंने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुजरात के जो हमारे दो पत्रकार हमारे साथ बड़े भाई जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुजरात की चुनावी फिजा को वह इस समय अच्छी तरह देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि किस तरफ गुजरात का चुनाव उन्हें जाता दिखाई देता है। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं हिमांशु जी से, क्योंकि जमीन की जो गुजरात की राजनीतिक हवा है इस समय, वह किस दिशा में उन्हें जाती हुई दिखाई देती है और जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 27 साल से सत्ता पर काबिज है और वर्तमान का चुनाव कहा जा रहा है कि उनके लिए पिछले चुनाव से तुलना में बहुत ही बड़ी चुनौती इस समय लेकर आया हुआ है। पहले जहां दो पक्षीय चुनाव हमेशा गुजरात की धरती पर होता रहा है, भाजपा और कांग्रेस के मध्य, वहीं आम आदमी पार्टी तीसरे एक एंगल बनाती हुई कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने की कोशिशों में दिखाई दे रही है। तो यह तीसरी कोण जो आम आदमी पार्टी द्वारा बनाया जा रहा है, वह क्या कुछ प्रभाव दिखा पाएगा या शोर ज्यादा है या जमीन सच्चाई है? यह असलियत क्या है इसके पीछे? हिमांशु जी बहुत अच्छी तरह बता पाएंगे हमारे दर्शकों के लिए। तो मैं सबसे पहले हिमांशु जी के पास आता हूं और उनसे ये पूछता हूं कि वर्तमान की जो राजनीतिक हवा है, जो परिदृश्य है, जमीन पर कुछ बदला दिखाई दे रहा है, क्या सोचते हैं इस बारे में हिमांशु जी? देखिए, मैं पहले बात करूंगा जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है, क्या मतलब वातावरण है, राजकीय वातावरण किस तरीके से, राजनीतिक वातावरण किस तरीके से, और बाद में मैं आंकड़ों पे जाऊंगा तो बाद में आप मतलब एक पूरा संज्ञान लेके उस लेवल पे बात कर सकते हैं। जी जी जी। फिलहाल ये जो गुजरात का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, जिसमें 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सत्ता पक्ष में है और जिस तरीके से सत्ता में बैठी है, तो उसके सामने अपनी सत्ता टिकाए रखना ये सबसे बड़ी चैलेंज है इस चुनाव में। हालांकि बीजेपी का वोटर बेस बड़ा है, पर उनकी सीटें लगातार घटती आई है, तो ये एक बड़ा इंडिकेटर है कि वो इस चुनाव में कितना परफॉर्म करेंगे, कैसे करेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो कि तैयार नहीं थी, लेकिन पंजाब के चुनाव में जिस तरीके से उनको परिणाम मिले, तो उन्होंने सोचा कि लगे हाथों गुजरात में भी पूरी ताकत झोंक दी जाए। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है और पूरा का पूरा एक जो नैरेटिव है, जो विकास और प्रगति की जो वाली जो राजनीति, विकास प्रगति और हिंदुत्व वाली जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की जो एक मतलब हॉलमार्क रही है, उसके सामने बेसिक्स की मतलब बिजली सड़क पानी नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू एजुकेशन और फ्री हेल्थ, इन मुद्दों को लेके वो आई है गुजरात के धरातल पे। और शहरों को मेनली टारगेट किया था, क्योंकि कोरोना के बाद शहर में जिस तरीके से शहरी वोटर्स है बीजेपी के, तो उनको उसकी तरफ खींचने के लिए खास करके मध्यम वर्गीय और जो पिछड़ा वर्ग है उसको उसके तरफ आकर्षित करने के लिए आम आदमी पार्टी ये बेसिक्स का मुद्दा लेके, जो उसका बेसिक्स का वही उसकी राजनीति बेसिक्स पे है, तो वही मुद्दा लेके वो शहरों में आई थी। लेकिन हालांकि गांव गांव में आज ये इंटरनेट और 4G डेटा जो फ्री जिस तरीके से, तो उनकी जो बातें थी वो सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई कि गांव में भी लोगों ने इन मुद्दों पे मतलब सोचना शुरू कर दिया और ये मुद्दे गांव में भी तूल पकड़ने लगे। साथ ही साथ कहीं पे कांग्रेस ने क्या किया था
कि कोरोना के बाद एक चिंतन शिविर द्वारका में की थी, जहां पे राहुल गांधी आए थे और उन्होंने कहा था कि हर बार की तरह जो गलती होती है कि हम मोदी को टारगेट करते, वो हम नहीं करेंगे। हम धरातल पे जाके लोगों के साथ बातचीत करेंगे और मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि आप अगर विकास और प्रगति हुई है तो आपको क्या क्या मिला है, आपको क्या नहीं मिला है। तो वो एक साइलेंट एंड घोस्ट कैंपेनिंग चालू हो गया था उस चिंतन शिविर के बाद, और हर एक गांव में जाके उन्होंने उस तरीके से कैंपेनिंग किया, जिसका संज्ञान नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जामनगर की सभा में भी लिया था और कहा था कि मुझे कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही तो कांग्रेस क्या करिए। तो बाद में उन्होंने ही जवाब दिया कि कांग्रेस गांव गांव जाके खटला परिषद मतलब खटिया परिषद कर रही है, लोगों से मिल रही है। तो एक साइलेंट कैंपेन मूवमेंट पहली बार कांग्रेस ने किया है। और उस तरीके से अगर देखने जाए तो लास्ट टाइम उनकी जो 78 सीट्स थी उसमें कितनी बढ़ोतरी होती है देखना पड़ेगा। उनके पास सत्ता तो है नहीं, तो बीजेपी को सत्ता संभालनी है, कांग्रेस की सीट्स में अगर बढ़ोतरी होती है घटोतरी होती है वो देखना है उनको। और आम आदमी पार्टी एक डिसरप्टर फोर्स की तरह गुजरात की राजनीति में आ गई है, जहां पे आम आदमी पार्टी मुद्दे उठाती है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने में हमने देखा कि वो जवाब दे रही है। और इसी मुद्दों के बीच कहीं ना कहीं मतलब जैसे कहा जाता था कि सरकारी अगर नौकरी किसी को मिल जाए तो उसको फिर क्या परेशानी है, लेकिन सरकारी जो मुलाजिम थे क्लास 4 क्लास 3 क्लास 2, ये सभी सरकारी मुलाजिमों में हमने देखा कि गांधीनगर में जिस तरीके से वो अनशन पर बैठे थे या धरना दिए थे, तो कहीं ना कहीं सरकारी खेमे में भी, सरकारी मतलब जो मुलाजिम है उस खेमे में भी कहीं ना कहीं एक निराशा है, एक तरीके से मतलब मांगे रखी जा चुकी है और कहा जा रहा है कि 27 साल का अगर आपका ये शासन है तो उसमें क्या क्या नहीं हुआ है। साथ ही साथ धरातल पे जिस तरीके से परिस्थितियां बदली है कि पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने टाउन हॉल्स किए, तो टाउन हॉल्स में व्यापारी लोग फ्री थे तो जाके बैठे, सुना, उनको लगा कि अगर 1500 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का माफ होता है हर महीने 2 महीने, और अगर शिक्षण फ्री होता है, अच्छी शिक्षा मिलती है, जहाँ पे करीबन बंदा आज मान लीजिए कि 30,000 कमा रहा है तो 12-15 हजार शिक्षण पे खर्च कर रहा है, तो उसको लगा कि ये सीधी की सीधी महीने की मेरी 15-17 हजार की बचत है, तो मैं कहीं पर लगा दूंगा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लूंगा या ये ले लूंगा। तो केजरीवाल जी ने बोला कि हेल्थ भी हम आपको फ्री देंगे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ये मतलब इंश्योरेंस वाली स्कीम लेके हेल्थ फ्री देने की बात की है। तो यहाँ पे जो माँ अमृतम कार्ड योजना है भारतीय जनता पार्टी की, वो केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी सालाना आय 6 लाख से कम है, 6 लाख से ज्यादा है उनको ये योजना का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन ये केजरीवाल ने और कांग्रेस ने जो बात की उसमें सभी को लाभ मिलेगा, ऐसी बात आ गई। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे तूर पकड़ने लगे। हालांकि जब ये मुद्दे तूर पकड़ रहे थे और बीजेपी के मुझे उस समय पे सक्रिय रूप से निष्क्रिय कार्यकर दिख रहे थे, तो जैसे मनसुख मांडविया का एक वीडियो भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पे क्यों इतनी एग्रेसिव और हम क्यों नहीं है, तो किसी कार्यकर आखिर में बोलता है कि हम निष्क्रिय है, तो वो निष्क्रियता सक्रियता में कैसे बदली। जब नरेंद्र भाई ने पहली सभाएं थोड़ी बहुत की गुजरात में, तो वो सक्रिय रूप से आगे आया, गौतम पाल का वीडियो आया, तो गौतम पाल का वीडियो आने से थोड़ा लोग आम आदमी पार्टी से थोड़ा हटे, क्योंकि ये बात ऐसी आई कि ये एंटी हिंदू है। दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल के स्कल के पास पोस्टर लगे, तीसरे दिन वो पोस्टर फट भी गए। तो राजनीति थोड़ी बहुत आम आदमी पार्टी बीजेपी इनके तरफ घूम रही थी, और उस बीच ये बात आई कि पाटीदार जो पाटीदार लोग हैं, मतलब तब तक इनको अर्बन नक्सल वगैरह कहा जाता था, तो पूरा एक नेरेटिव वो अर्बन नक्सल्स की तरफ चला गया था कि ये कैसे लोग, ये फ्री रेवड़ियों की बात, ये सब चल रहा था। उस बीच पाटीदार का जो एक गढ़ है खोड़लधाम, वहां के ट्रस्टियों ने कुछ डिसाइड किया कि यहाँ का जो ध्वजारोहण सेरेमनी होता है उसमें नरेंद्र भाई को बुलाया जाए। तो ये खबर किसी ने मीडिया में उछाल दी और मीडिया की हेडलाइंस बन गई कि खोड़लधाम में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। हालांकि एक सेंटीमेंट पटेलों को अपनी तरफ खींचने का था। तो उसी बीच ऐसा हुआ कि गोपाल इटालिया का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो नरेंद्र मोदी जी को अब्यूज करते, गाली देते, तो वो वीडियो के चलते उनका अरेस्ट हुआ दिल्ली में 3 घंटे के लिए। और जैसे ही अरेस्ट हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ये भारतीय जनता पार्टी पटेल विरोधी है। गोपाल इटालिया ने बाहर आके ट्वीट किया कि पाटीदार विरोधी है। तो फिर से वो सेंटीमेंट वॉबल होकर कुछ ना कुछ मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। ये मुद्दे चल रहे थे। थोड़ी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात जब नरेंद्र भाई ने शुरू की गौतम पाल के वीडियो को लेके, ये सब बातों से, तो अरविंद केजरीवाल ने मतलब एक बॉम्ब फोड़ दिया कि आप क्यों करेंसी नोट्स पे लक्ष्मी और गणपति की मूर्तियां प्रतिमाएं नहीं छपवाते। तो थोड़ा मुद्दा हिंदुत्व से हट के वापस उस तरफ चला गया। डिबेट ये हुआ कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और इस बीच मोरबी पुल दुर्घटना हुई, और मोरबी पुल दुर्घटना के होते विकास और प्रगति मतलब सीधा आपको दिख रहे हैं कैसे मोरबी का झूलता हुआ पुल है, खड़ी देने वाले को किस तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, क्या हुआ कैसे हुआ। और बाद में स्टोरीज ये आई कि एक मुस्लिम लड़कों ने वहां पे जाके लोगों की लाशें निकाले, बचाया लोगों को।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी इन सब मुद्दों पे अभी घिर चुकी है धरातल पे। कि आप हिंदुत्व की क्या बात करेंगे? हिंदुत्व की बात करेंगे तो लक्ष्मी गणपति की प्रतिमा का मुद्दा आएगा, ये जो लड़के कूद के जिन्होंने लाश निकाली उनका मुद्दा आएगा, तो ये आप कर नहीं सके। विकास प्रगति की आप बात करेंगे तो विकास और प्रगति के आयाम में दो ही प्रकल्प इस बार गुजरात में पब्लिक के लिए खुले रखा गया, एक अटल ब्रिज है और दूसरा है मेट्रो, जो कि दिखता है। बाकी सब जगह पे ब्रिजेस रोड हुए हैं, खास करके शहरों में, क्योंकि बीजेपी की जो वोट बैंक है वो शहरों में 182 से 65 टू 70 सीट्स जो है वो अर्बन सेमी अर्बन लोकेशन से आ रही है। तो शहरों में खास करके राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे 1.5 करोड़ मतदाता है। तो शहरों पे इनका फोकस विकास और प्रगति की जो प्रकल्प है उनको लेके बहुत रहा है। तो अब आप क्या बात करेंगे? तो बीजेपी सब जगह से घिर चुकी। तो लिस्ट आया गुरुवार को आएगा, नहीं आया, आया नहीं आया, और शुक्रवार को लिस्ट आया, 160 नाम एक साथ आए। तो तब से बीजेपी मीडिया में छाई हुई है और रिवोल्ट हुआ, जो जिसे मैं एक इंजीनियर रिवोल्ट मानता हूँ। अगर रिवोल्ट सही में हुआ तो पार्टी के 6 टुकड़े हो जाते, लेकिन रिवोल्ट एक इंजीनियर रिवोल्ट में मानता हूँ। तो रिवोल्ट हुआ तो एक सेंटीमेंट बिल्टअप हुआ, वापस वही बातें मीडिया में आई। और कल हम देख रहे हैं लगातार कल से कि नरेंद्र मोदी जी जो सभा कर रहे हैं, मतलब धुराजी में जो सभा हुई उसमें 10-12 हजार कुर्सियां थी, मतलब 10-12 हजार की भी पब्लिक नहीं आई। 6,500 से 8,000 का एक आंकड़ा दिया जा रहा है कि इतनी पब्लिक आई, तो करीबन 25% सीट वेकेंट रही, 25%। तो ये भी मुझे लगता है कि कैपेसिटी से ज्यादा सीट रख के इस मुद्दे को मतलब लेके मीडिया में जाया जाए, ताकि मीडिया में आप स्पेस ऑक्यूपाई करते रहो ये जो 20 दिन क्रूशियल है इलेक्शन के, और एक सिंपैथी वेव बिल्टअप हो नरेंद्र भाई के लिए कि नरेंद्र भाई अकेला पड़ गए। और ये जो पूरा संज्ञान है इसमें अगर अब शहरी, जैसे मैंने बात किया शहरी सीट्स, तो ये आंकड़ों की बात है कि 65 टू 70, बाकी की अर्बन सीट्स है। तो पावर में आने के लिए अगर आपको 95 की संख्या चाहिए, वैसे 93 की संख्या चाहिए, तो 95 आप मतलब 60-70 और उसका बाकी का 30-40 का जोड़ करके आप पावर में आ सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बार समस्या क्या है? 2017 में अगर आप देखने जाए तो 4 करोड़ 35 लाख वोटर्स थे, उसमें से 70% टर्न अराउंड हुआ, मतलब 3 करोड़ वोटर्स पोलिंग बूथ तक गए, और उसमें से बीजेपी को 1 करोड़ 47 लाख 1 करोड़ 47 लाख वोट्स मिले, और कांग्रेस को 1 करोड़ 23 लाख वोट्स मिले। मतलब दोनों का मिला के अगर आंकड़ा देखें तो 2 करोड़ 70 लाख वोट्स, और बाकी के 30 लाख वोट्स अपक्ष विपक्ष ये सब लोगों को गए, नोटा वोटा जो भी है। तो उस तरीके से अगर हम देखने जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 49 टू 50%, कांग्रेस का 40% और अपक्ष विपक्ष का 10%। अब ये गणित अगर आप आज के संज्ञान में लगा लीजिए 2022 के संज्ञान में, तो 2022 के संज्ञान में 4 करोड़ 90 लाख मतदाता है। उसमें से भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अगर उसकी 49-50 की एवरेज मेंटेन करती है 99 सीट्स वाली, तो जो 2017 में 99 सीट्स 49-50% वोट शेयर के साथ था, अगर वो मेंटेन करना है तो आपको 1 करोड़ 75 लाख वोट चाहिए, और कांग्रेस को करीबन 1 करोड़ 4 लाख वोट चाहिए, और 35 लाख वोट्स अपक्ष को चाहिए। आप आम आदमी पार्टी की मैं भी बात नहीं कर रहा हूं कि उनका कोई परफॉर्मेंस गुजरात के चुनाव को लेके है नहीं विधानसभा में। तो क्या हुआ, 10 में से 7 लोग, मतलब अगर आप 70% टर्न अराउंड देखते तो 10 में से 7 लोग पोलिंग बूथ तक जाते हैं, जिसमें से बीजेपी को 3.5 वोट मिलते हैं, कांग्रेस को करीबन 2.25 वोट मिलते हैं, और बाकी का जो मतलब एक 0.70% वोट है वो चला जाता है, मतलब 1 वोट आप ले लीजिए अपक्ष विपक्ष को। तो ये पूरा मामला है। अब इसमें चैलेंज क्या है? बीजेपी के जो अध्यक्ष है CR पाटिल, उनका कहना है कि बीजेपी के गुजरात में 1.25 करोड़ कार्यकर्ता है। तो मैं मान के चलता हूं कि पिछले साल 2017 में 1.25 करोड़ कार्यकर्ताओं ने आपको मत दिए, तो आपके 1.47 में 1.25 करोड़ आप ही के कार्यकर्ताओं के मत थे, बाकी के 22 लाख वोट्स आपको पब्लिक ने दिए या आप लेके आए, तो आपके 5 कार्यकर्ता 1 वोट लेके आया। इस बार आपको 1 करोड़ 75 लाख पे जब जाना है, तो आपके 1.25 करोड़ कार्यकर्ताओं को अगर मैं निकाल लेता हूं तो उसमें से आपको 50 लाख नए वोट्स चाहिए। अब पिछले 2017 के मुकाबले 147 का अगर मैं रेशियो कंसीडर करता हूं तो 147 और बाकी के आप 28 लाख वोट ऐड कर दीजिए, तब जाके 1.75 का आंकड़ा बैठता है। तो ये 28 लाख वोट नए कहां से आएंगे? गुजरात में जो नए वोटर्स आए वो 55 लाख नए वोटर्स आए। पिछले साल 4.35 थे, इस बार 4.90 है। तो 55 लाख नए वोटर्स में से आपको 50% वोटर्स को कन्विंस करना पड़ेगा, तब जाके आपके नए 28 लाख वोट्स 147 के मुकाबले आएंगे। और 50 लाख वोट्स आपको अपनी कमिटेड वोट बैंक से ज्यादा चाहिए, तो वो आपको गार्नर करना है। वो आप कैसे करेंगे? जहां पे बेरोजगारी मुद्दा है, जहां पे शिक्षा का मुद्दा है, जहां पे
पेपर पर्चे लीक होते हैं, जहाँ पे शराब की मतलब शराब कांड हुआ है, जहाँ पे मोरबी का कांड हुआ है, जहाँ पे तक्षशिला कांड हुआ है, ये सब मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों के बीच अभी राजनीति चल रही है। तो मैं आखिरी बात में कह के मतलब खुला रख देता हूँ मंच, क्योंकि आंकड़े भी दे दिए, धरातल की हकीकत भी दे दी आपको। जी जी इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को 7 में से 3.5 वोट अपने मेंटेन करने हैं। आम आदमी पार्टी को अगर उनको टक्कर देनी है तो 0 से 3.5 वोट्स लाना है, और उस परिस्थिति में कांग्रेस को अपने 2.25 मत अकबंद करके रखने हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जोड़ तोड़ जो होगा वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगा। अगर बीजेपी का वोट शेयर अकबंद रहता है, क्योंकि उनके 1.25 करोड़ जो वोटर्स है वो अगर खाली वोट करते, बाकी के कोई लोग वोट नहीं करते, तो भी वो 36% वोट्स हुए। पावर में आने के लिए आपको 40% वोट चाहिए, मतलब 5 लाख ज्यादा वोट चाहिए। तो वो बीजेपी कैसे मैनेज करेगी पावर में रहने के लिए, या पासिंग मार्क जो बोलते हैं उसका मेंटेन करने के लिए, 93-95 का सिनारियो बनाने के लिए। और बाकी 64% जो वोट बैंक वोट शेयर पड़ा है उसमें से बाकी की पार्टियां कैसे लेती है। और ये आंकड़ा जो मैंने दिया वो आपको 70% प्रोजेक्शन पे दिया। अगर 70% से ज्यादा बढ़ता है तो मेरे ख्याल से और मतलब जो बैटल है वो इंटेंस होगा, फियर्स होगा। तो हार जीत जो है वो कहीं ना कहीं 100-200 मतों से होगी, ऐसा हमारा मानना है। हालांकि मैं ऐसा पत्रकार हूं कि आखिरी ईवीएम में से जब तक आखिरी वोट अकाउंट में ना लिया जाए तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम पक्षकार नहीं, हम पत्रकार है। ठीक और बात। पिछले बार 2017 में 3:30 बजे तक ये फाइनल नहीं हो पा रहा था कि किसको किसको मेजोरिटी मिल रही है। तो ये पूरे की पूरी धरातल की परिस्थिति, पूरे के पूरे आंकड़े, बाकी की बातें आप उस तरीके से आगे ले जा सकते हैं। जी जी, बहुत ही सार्थक विश्लेषण आपने, बिल्कुल जमीन का जो आंकड़े के हिसाब से आपने जो विश्लेषण किया है, निश्चित रूप से है दिखाता है कि गुजरात में जो चुनावी लड़ाई है वह कितनी एकदम फंसी हुई लड़ाई है, और किस तरह से बीजेपी के लिए तो चुनौती है, अन्य पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। तो इसी प्रश्न को लेकर भी गुजरात की जो चुनावी फिजा उसको अच्छी तरह देख रहे हैं, बखूबी देख रहे हैं, और गुजरात की जनता का जो इस समय मन मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं उसको भी पढ़ने में एकदम माहिर है, क्योंकि लगातार अनेक वर्षों से गुजरात की राजनीति को भली भांति देखते हुए आए हैं। तो इस समय जो जैसे हिमांशु जी ने कहा कि आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं वह बीजेपी के लिए बड़ा एक तो टास्क है, उनके लिए चुनौती बड़ी बढ़ गई है बीजेपी के लिए। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और लगातार पूरे अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री, नेता सब गुजरात में भाजपा के डेरा डाले हुए हैं। तो यह जो दिखाता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हिमांशु जी ने भी कोट करा कि कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा था ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा काम कर रही है पार्टी। तो आपका क्या विश्लेषण है, आप किस नजर से गुजरात के चुनाव को इस समय देख रहे हैं, वर्तमान की आज की स्थिति में क्या गुजरात का चुनाव क्या कहता है? जी बिल्कुल। देखिए, गुजरात का चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल भली भांति सब लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा है। आम आदमी पार्टी के आने के बाद और उन्होंने जिस तरीके से बहुत जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया है, उस तरीके से आज तक कोई दूसरी पार्टी ने गुजरात में त्रिकोणीय जंग के लिए प्रचार प्रसार नहीं किया है। इस वजह से ये बहुत जबरदस्त नैरेटिव भी उठा है कि आम आदमी पार्टी जरूर किसी ना किसी पार्टी, दोनों पार्टियों के वोट शेयर को डेंट करेगी। पहले ऐसा बोला जाता था कि कांग्रेस के वोट शेयर को डेंट ज्यादा करेगी, पर मेरे ख्याल से जब मैंने ये पूरा आकलन देखा पिछले 3-4 महीनों का, तो उसमें मैं ये बात स्पष्ट रूप से मान सकता हूँ कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोट शेयर को आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत डेंट जरूर करेगी, पहली बात। दूसरी बात ये बहुत रोचक है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, उसमें ज्यादातर जो इलाके है वो सौराष्ट्र जो है या ग्रामीण इलाके है, एक है सूरत और तीसरा है जो ट्राइबल बेल्ट है। तो ये तीनों तीन इलाके इस तरीके से जहां पर कांग्रेस का वोट शेयर, कांग्रेस की सीट्स ज्यादा है। तो हालांकि अगर हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि कांग्रेस के वोट शेयर को अगर वो नुकसान करते हैं, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को जाएगा, और बीजेपी को एक चुनाव को जीतने में इतनी ज्यादा मशक्कत नहीं आएगी जिस तरीके से परसेंटेज बैठेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात ये भी है कि हर एक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी भी हो, भले नई आई हो, पर उनमें से भी बहुत सारे बागी लोगों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। तो ये भी एक बहुत रोचक है इस बार गुजरात की राजनीति में कि कम से कम 12, 15 या 17 सीट तक बाकी ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो अपने अपने इलाकों में बहुत ज्यादा पैंठ रखते हैं, बहुत ज्यादा उनका रसूख है, और इस तरीके से वो वोट खींचने में माहिर है, क्योंकि पहले भी वो अपने क्षेत्र में जीतते आए हैं। तो मेरे ख्याल से ये तीनों पार्टियों को ये भी शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान करेगा। ये तीनों तीन पॉइंट्स को अगर हम मिलाकर देखें तो एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो वोट शेयर या उनकी जो सीट्स है उसको ज्यादा नुकसान कर सकती है सौराष्ट्र जिले में,
और जहां पर 54 सीटें हैं जो लास्ट टाइम, उसमें से 30 सीटें कांग्रेस के पास थी और 23 सीटें बीजेपी के पास थी, एक अपक्ष के पास थी। और रही बात सूरत की, तो सूरत में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बदले बीजेपी के वोट शेयर को डेंट कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी कांस्टेंट वहां पे जीतती आई है। 16 में से 15 सीटें लास्ट टाइम भी उसके पास थी। और यहाँ पर इस बार उन्होंने 4 अपने बहुत कदावर नेता खड़े किए आम आदमी पार्टी ने, जो वोट शेयर में या फिर सीट में कुछ ना कुछ तब्दीली ला सकते हैं। अब हम सत्ता पक्ष की बात करें तो जहां तक बीजेपी की बात है, एक उनके पास 3 मुद्दे हमेशा होते हैं, हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है और विकास है। और चौथी एक जो सबसे बड़ी मेन चीज है वो है उनके लिए नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, जो एक ब्रांड नेम है और उनके लिए हमेशा काम करता है, और गुजरात उनका होम स्टेट है। तो एक बात मैं स्पष्ट रूप से हमेशा हर एक डिबेट में डेफिनेटली मेंशन करता हूँ, बोलता हूँ कि विपक्ष अपना प्रचार प्रसार जबरदस्त तरीके से करे, उसमें दो राय नहीं है। पर सामने सत्ता पक्ष भी 27 साल से यहाँ पर है, वो भी बहुत प्रबल है और वो भी एडी चोटी का जोर लगा रहा है, क्योंकि उनके लिए भी एक शाख का सवाल है। कांग्रेस के लिए कुछ भी करके करो या मरो का सवाल है, क्योंकि उनकी लास्ट टाइम 77 सीटें आई थी और इस बार उनको वो मार्क या उससे ऊपर का मार्क पाने के लिए आम आदमी पार्टी से भी कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों में फाइट करनी पड़ रही है जहां पर पहले कांग्रेस का गढ़ था। अब कांग्रेस के पास प्लस पॉइंट इस बार ये है कि उनके जितने धरातल के नेता है, जो पहले टाइम हमेशा मेरे ख्याल से 3-4 टर्म से जो जीतते आए हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्रों में काफी कार्यान्वित हो गए हैं और बहुत छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ पर्चे वो बांट चुके हैं, अपने जो मैनिफेस्टो है, वचन पत्र है उसके। तो कांग्रेस भी अपना बहुत जबरदस्त इक्वेशन लेकर ये चल रही है। एक अच्छी बात कांग्रेस ने ये भी इस बार की है, बिल्कुल बीजेपी की तर्ज पर, कि इन्होंने जो ज्ञाति जाति का समीकरण है उसको बहुत अच्छे से बिठाया है। उनके ज्ञाति जाति के समीकरण में 182 जो टिकट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, उसमें तकरीबन तकरीबन सारी ज्ञाति जाति गुजरात में जो है उन सबको उन्होंने टिकट दी है अलग अलग परसेंटेज में, तो वो भी एक उनके लिए बेनिफिशियल बात है। और तीसरी बात कांग्रेस के लिए भी एक मैं जरूर पॉजिटिव देख रहा हूँ कि इस बार उनके जो 4 टर्म से जो गुटबाजियां देखने को मिल रही थी या कोई मुद्दे उनको नहीं मिल रहे थे, इस बार ये नहीं है। कांग्रेस के पास इस बार गुटबाजी भी नहीं है, बहुत ही कम लेवल पे है, मुद्दे भी उनके पास है, मुद्दों को लेकर भी वो चल रहे हैं। और थोड़ा बहुत फायदा उनको जो बीजेपी गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी मिल रहा है, बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि लोग एक विकल्प की तलाश जरूर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पर इसको अगर मैं एक ही वाक्य में परिपूर्ण करूं तो इसका मतलब मेरे ख्याल से ये मैं मान के चल रहा हूँ कि कांग्रेस के लिए परिस्थिति इस बार ऐसी है कि जहां पर वो बहुत ज्यादा एडी चोटी का जोर लगाकर अपना कुछ जो एक मार्क है लास्ट टाइम का उसको बचाने में कामयाब हो, इस तरीके से वो फाइट कर रही है। आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ सौराष्ट्र, सूरत और ट्राइबल के कुछ ही बेल्ट से जहां पर वो अपना प्रचार प्रसार करके अपना कुछ नंबर गेम ला सकती है, और पावर में उसको रिटेन या शिफ्ट करना वो मेरे ख्याल से मैं अभी नहीं देख रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत दूर की कौड़ी है। और बीजेपी के लिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि संघर्षपूर्ण इस बार का इलेक्शन उनके लिए जरूर है, पर शायद वो कुछ भी करके विजय को मैनेजेबल कर लेंगे, ऐसा मैं देख रहा हूँ। जी, आपने बताया कि कहीं ना कहीं चुनौती तो बड़ी है बीजेपी के लिए, तो उसी प्रश्न को लेकर मैं पुष्पेंद्र जी के पास आता हूँ कि पुष्पेंद्र जी का अनेक वर्षों का एक बड़ा अनुभव है और बीजेपी की राजनीति को वह बहुत ही करीबी से जानते हैं, समझते हैं। तो पुष्पेंद्र जी से आपने सुना, जो हमारे गुजरात के आज हमारे पत्रकार बंधु जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने वहां की सच्चाई बताई। तो आपका क्या आकलन है गुजरात की जो इस समय राजनीति है और बीजेपी के जो भी मुख्य नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री या दूसरे जो अन्य मंत्री हैं उनके कैबिनेट के, सब लोग गुजरात में चुनावी प्रचार कर रहे हैं और राहुल गांधी जी भी अब चुनावी प्रचार में गुजरात में, आज कल में उनका चुनावी प्रचार शुरू लगातार है उनका, बताया जा रहा है। तो आप किस स्थिति में देखते हैं गुजरात के चुनाव को इस समय, पुष्पेंद्र जी? पहले तो प्रशांत भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हिमांशु जी और जिगर दोषी, इतना अच्छा लगा हिमांशु भाई का, तो ऐसे लगा कि जैसे वो पूरी फिल्म उन्होंने चला दी। उसके बाद जिगर भाई ने जैसे एग्जाम में आता था ना कि अब आपको जिस्ट देना है तो सार संक्षेप में बताइए, तो जिगर भाई ने वो तस्वीर उकेर के रख दी। और दोनों भाइयों की इतनी अच्छी हिंदी और हिंदी का उच्चारण सुनकर मैं मतलब मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। और आपके दर्शकों को जो आज सुनने को मिला है, तो मुझे लगता है गुजरात की पूरी तस्वीर हिमांशु भाई ने और जिगर भाई ने सामने जैसे शब्दों से ना शब्द चित्र बना दिया, और ऐसा लग रहा था मैं गुजरात में बैठा हुआ हूँ और हिमांशु भाई और जिगर भाई ने पूरी तस्वीर खींच के रख दी। अब चूंकि मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ हिमांशु भाई और जिगर भाई, तो मेरे मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि CSDS का और दूसरे जो सर्वेज आ रहे हैं वो बार बार सिर्फ बचाने की बात नहीं कर रहे बीजेपी को, बल्कि वो एज दे रहे हैं और 135 सीट तक दे रहे हैं। तो एक तो सवाल ये मेरे मन में रहेगा। तो इससे जुड़े हुए मैंने अपने मन में तर्क वितर्क किया, थोड़ा इधर उधर झाका वाका, पढ़ा लिखा, तो मुझे ये लगा कि आम आदमी पार्टी शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान बन के आ गई है।
और वो कांग्रेस को इतना डेंट कर देगी कि उसकी सीट संख्या बजाय 99 वाली शायद और ऊपर पहुंच जाए। पर जब आपकी बातें अभी सुनी और जिगर भाई ने बताया कि नहीं वो दोनों को डेंट कर रहा है, एक बात आप दोनों में कॉमन थी, यू बोथ हैव एक्सेप्टेड कि भाई इट इज ए ट्रायंगुलर फाइट, और वो अपने अस्तित्व में आ गई है। फिर हिमांशु भाई ने बड़े बहुत अच्छे आंकड़े सटीक दिए कि अगर 10 में से 3.5 वोट के लिए उसे 50 लाख वोट और जुटाने हैं बीजेपी को, और आप आम आदमी पार्टी को 0 से 3.5 पे पहुंचना है। कांग्रेस इज ऑलरेडी एट 3। बहुत बहुत रोचक ढंग से आपने हिमांशु भाई बताया। लेकिन जो हम उत्तर भारत में या दूर बैठे हुए लोग हैं, बहुत सी बातों पे कयास कर रहे हैं, और जैसे अभी जिगर भाई ने आखिर में कह दिया कि वो मैनेज कर लेंगे, तो जब यहाँ चुनाव हो रहे थे ना, तो हम लोग गाँव में भी जा रहे थे, शहर में भी जा रहे थे विधानसभा चुनाव में, तो पता है क्या होता था, सारी बातें करते थे, बाद में कहते थे जी जीतेगी तो बीजेपी। तो क्या यही वाला सीन गुजरात में भी है, या एक ये मान की धारणा है कि भाई जीतेगी तो बीजेपी ही? एक तो ये सवाल था जिसका आप दर्शकों को, आप में से कोई भी जवाब दे। दूसरा जो CSDS वगैरह के डाटा है कि 135 से 139 सीट उनको दिखाते हैं बीजेपी की बार बार, तो क्या ये धरातल पर ऐसा हो सकता है या तस्वीर बदल गई है और आम आदमी पार्टी शायद ज्यादा नुकसान की स्थिति में पहुंच गई है? हालांकि कल ही जब अरविंद केजरीवाल इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने पर्ची पर लिख कर दे दिया कि कांग्रेस को तो सिर्फ 5 सीट मिलेंगी। तो अगर कांग्रेस को 5 सीट मिलती हैं, इनकी बढ़ती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ होगी? ये वो सारे सवाल हैं जो हमारे आसपास के दर्शक बजाय मेरे से और प्रशांत जी से सुनने के आज आप लोगों के मुंह से सुनना चाहेंगे। तो क्या सर्वे गलत है या अभी तस्वीर धुंधली है, तस्वीर बदल रही है? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब इसीलिए जोर लगा रहे हैं कि उन्हें कहीं वहां संकट की घड़ी दिखाई दे रही है, या जो 99 था उससे नीचे खिसकने पे तो बहुत शर्मनाक हो जाएगा। और गुजरात से अगर कोई भी संदेश ऐसा गया तो इतने मजबूत प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी मजबूत पार्टी जो 24 घंटे चुनाव की में लगी रहती है, चुनाव मशीनरी है उनकी ऐसी, तो क्या कहीं ऐसा संकट तो नहीं दिखाई दे रहा? ये बड़ा अजीब सा सवाल है। हालांकि आपने कहा कि वो मैनेज कर लेंगे जीतने पे, लेकिन बार बार निगाहें ये लग रही है कि आखिर इतना दम क्यों लगा रहे हैं? आम आदमी पार्टी वहां कैसा परफॉर्म करने जा रही है, लोग कैसा कह रहे हैं? तो हिमांशु जी ने तस्वीर तो खींची थी कि तराजू की तरह ऐसे ऐसे होता रहा, एक बयान आया तो दूसरी तरफ हो गया, एक बयान आया तो हो गया। लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि आज ये मौका मिला है हिमांशु भाई और जिगर का, मैं कम बोल के मैं चाहूंगा इन सवालों के जवाब के सर्वेज और ये धारणा, इनके लिए आप कैसे सोचते हैं? हिमांशु भाई या जिगर भाई, जो उचित समझे वो जवाब दे प्लीज। जी जी जी, बहुत सटीक बात ने बात कही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि सर्वे जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं और वह मतलब एकदम एक तरफा ही बीजेपी को आगे बढ़त दिखा रहे हैं। लेकिन जो जो गुजरात की सच्चाई है वो हमारे हिमांशु जी ने और जिगर जी ने बड़े विस्तार से बताया। तो इसी प्रश्न को लेकर मैं हिमांशु जी के पास आता हूँ। हिमांशु जी से पुष्पेंद्र जी ने बात कही कि जो सर्वे आ रहे हैं विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, वह पिक्चर अलग दिखा रहे हैं देश को, और आप वहां बैठ कर आपने जो आंकड़े सहित जो आकलन प्रस्तुत किया है उसमें कहीं ना कहीं एक अंतर दिखाई देता है। तो ये सर्वे हैं, ये किस तरह के सर्वे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? तो आप एक बार फिर विस्तार से हमारे दर्शकों के सामने इस पूरी भूमिका को रखिए, किस तरह से क्या स्थिति है गुजरात की वास्तव में? देखिए, सर्वेस जो लिए जाते हैं ज्यादातर, उसका सैंपलिंग जो रहता है वो आइडियली 341 की संख्या में होता है। मतलब अगर मान लीजिए आप मेरठ शहर में 341 लोगों से मैंने अगर बातचीत कर ली और मैं इस धारणा पे आ गया कि इसमें से ये परसेंटेज इतना रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो 1% पॉसिबिलिटी ऑफ सर्वे बीइंग जेन्युइन होता है। लेकिन अगर उसी 341 को मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा या मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा या मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा, तो मेरी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती है। तो ये आंकड़े कितने लिए गए पहली बात है। मान लीजिए कि आप अगर कोई एक छोटे से शहर में कम से कम बस्ती वाले, अगर हम शहर की बात करें मान लीजिए, तो कम से कम बस्ती वाला शहर कौन सा होगा अगर हम देखें उस तरीके से, तो मेरे ख्याल से कम बस्ती वाला शहर डांग आवा जो एरिया है, मतलब वहां पे है करीबन 1,93,328 वोटर्स है वहां पे। तो अगर आप उनका सर्वे करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 341 में आपको ले जाना पड़ेगा। तो वो कितना आपको, मतलब कितने सर्वेज आपको करने पड़ेंगे अगर उस आंकड़ों पे हम जाए, तो ये सर्वेस की एक्यूरेसी उस तरीके से रहती है, पहली बात। दूसरा, मैंने देखा है कि सर्वेस किस तरीके से किए जाते हैं। मैं एक संपादक है यहाँ पे बड़े अखबार के, उनके साथ बैठा था, तो उनको फोन आया किसी सर्वे करने वाले का कि आप ये बोल रहे हैं। बोले, उन्होंने बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ। बोले आप अभी भी वहां पे नौकरी कर रहे हैं? बोले नहीं भैया मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मैं वो मालिक है हालांकि, समझो आप,
संपादक है, मालिक है। तो बोलते हैं कि आप अभी भी वहां पे नौकरी कर रहे हैं? बोले नहीं, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। बोले नहीं, मैं आपसे 5-6 बार मिला। अब वो बंदा कभी मिला ही नहीं था। तो ये सर्विस जो है कॉल सेंटर से सीधे फोन पे किए जाते हैं, और फोन पे जब आप बात करेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली लोग एक सेंस क्या देंगे, जैसे साहब ने बताया कि आखिर में वो बोलेगा कि नहीं लेकिन जीतेगी बीजेपी। तो जब तक आप धरातल पे नहीं है तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि समस्या और मुद्दे क्या है। तो सर्विस को मैं ज्यादा आई टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं सर्विस को उतना सीरियसली नहीं लूंगा। अगर सर्विस को सीरियसली लिया जा रहा है, मान लीजिए, तो बीजेपी के अलावा कोई सर्विस को सीरियस नहीं लेता, इन सर्विस को नहीं। बीजेपी में ऐसा कहा जाता है, इसका मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, पर संघ ने जो सर्वे किया था उसमें यह बात आई थी कोरोना के बाद कि शहरी मतदाता आपके नाराज है, इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संघ के सर्वे में 70 का आंकड़ा आया था। मेरे ख्याल से जिगर भाई को शायद इस चीजों के बारे में भी पता होगा, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है, बट ये बात आई थी कि संघ के सर्वे में 70 सीट्स की बात, पहले यूपी के चुनाव हो रहे थे तब की बात, कोरोना खत्म हुआ था और ऐसा माहौल था। और तब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। यूपी के चुनाव खत्म होते ही दूसरे दिन गुजरात में रोड शो किया, अहमदाबाद में सबसे पहली ग्राम सरपंचों की उन्होंने सभा लगाई। क्यों? क्योंकि गांव में कहीं कोरोना नहीं था। तो यूपी की जीत की बात की गई, कितनी सटीक जीत है, कैसे होना चाहिए। तब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने ब्यूगल फूंक दिया था गुजरात की राजनीति का, मार्च महीने की मैं बात कर रहा हूँ, फरवरी मार्च महीने की। और उस तरीके से वो संकेत दे दिए थे कि बॉस तैयार हो जाइए और आप ही को हमको जिताना है। लेकिन बीच में ये जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक डिसरप्शन मोड में आई और शहरों में जिस तरीके से सभाएं की, कांग्रेस ने गांव गांव जाके मुद्दों पे बात की थी, तो बात ऐसी हुई कि जो रूरल बैंक पे बीजेपी बैंक करके बैठी थी और अर्बन पे इतना फोकस नहीं था बीजेपी का, और हालांकि वो कैसे जाएंगे ये देखा जा रहा था, क्योंकि उनका फोकस हमेशा अर्बन रहा है। तो रूरल उनके लिए फर्स्ट टाइम था, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। कैबिनेट पूरी बदल दी थी, सब मिनिस्टर्स को आपने निकाल दिया था, नया मंत्रिमंडल आया था, नए सपोर्टर्स थे, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन, संगठन कैसे करेगा, ये सब चीजें। और इसके बीच गांव जो है, मतलब गांव अपनी तासीरात दिखाने के लिए बैठ गए। तो अगर कोई सर्वे को अगर आप मानते हैं, तो मैं मानता हूं आरएसएस का वो जो सर्वे था उसको मान के नरेंद्र भाई ने ये सब किया था। और आज हालात ये है कि शहरों में सिनारियो खिसता हुआ दिख रहा है। पासिंग मार्क लेने की बात है, जैसे जिगर भाई ने कहा कि वो छोड़ेंगे नहीं, 27 साल से सत्ता में है, छोड़ेंगे नहीं। पर मेरी एक थियरी है कि एक वो बोलते हैं ना कि जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो वो बड़ी छलांग लगाने वाला होता है। तो आप शायद 2 कदम पीछे भी हट जाए, आप हार भी सकते हैं, क्योंकि उसका मेरा लॉजिक अलग है। मैं मतलब मुझे पता नहीं है, बट मैं इस लॉजिक पे चल रहा हूं कि आप हारेंगे क्यों। गुजरात के ऊपर, गुजरात की जो फाइनेंशियल डेट है वो 3.5 लाख करोड़ हो चुकी है। तो आप 2 साल के लिए ऐसा बॉर्डर लाइन केस सिनारियो बनाएंगे जैसे मध्य प्रदेश में किया था, कि आप सत्ता में ना आए, आप भले मेजोरिटी पार्टी हो पर आप सत्ता में ना आए। क्योंकि अब जिस तरीके से मैंने आंकड़े दिया उसमें ये बहुत क्लियर हो रहा है कि गणित बैठ नहीं रहा है। अब मान लीजिए गणित बैठ भी गया, अगर आप मेजोरिटी पार्टी भी बन गए तो आप सत्ता में नहीं आएंगे, आप सत्ता से बाहर 2 साल के लिए रहेंगे। उसमें क्या होगा 2 साल में, जिस तरीके से ये जो जितनी भी पार्टियां बोल रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है और फ्री देने की बात नहीं, पर वो आपको देना पड़ेगा। वो देने के लिए सरकार के पास तिजोरी में पैसा ही नहीं है और आपको बैंक रहना पड़ेगा सेंटर पे, क्योंकि जीएसटी के बाद स्टेट की फाइनेंशियल डिपेंडेंस खत्म हो चुकी है, स्टेट की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खत्म हो चुकी है। इसके बारे में स्टालिन ने भी लेटर लिखा था केंद्र को, ममता बनर्जी ने भी कई बार ये मुद्दे उठाए हैं, और कई पार्टियां जहां पे बीजेपी जहां पे सत्ता में नहीं है स्टेट्स में, इन्होंने मुद्दे उठाए का स्टेट की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जीएसटी के बाद खत्म हो गई है। तो 2 साल के अंदर इतना कर्जा स्टेट के ऊपर बढ़ जाएगा, तो आप अपने 3.5 लाख करोड़ जोड़ देंगे। बिकॉज आई एम अ बिजनेस जर्नलिस्ट, तो आई थिंक इट लाइक अ बैड बैंकर ऑन अ वॉल स्ट्रीट, कि मैं अगर मेरा डेट किसी के ऊपर चढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं किसी बंदे को बिठा दूंगा, उसने जो किया उसमें अपना जोड़ दूंगा और बोल दूंगा कि तो इन्होंने किया, मैंने नहीं किया है। तो 2 साल में आपका फाइनेंशियल परिस्थिति राज्य का वगैरह इतना बिगड़ेगा कि आपके लिए फिर लोगों को लगेगा इससे अच्छा तो बीजेपी था। दूसरा क्या होगा, बीजेपी में ही मतलब जितने खेमे पड़े वो सब डिसिप्लिन में आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ये लोग सत्ता में आएंगे दूसरे लोग तो उनकी फाइलें खोलेंगे, संतरी मंत्री तंत्री सभी की, तो सब जाके मतलब नरेंद्र भाई के पैर में पड़ जाएंगे कि दादा हमको बचाइए, हमारा तो मतलब करियर खत्म हो जाएगा इसमें। तो 2024 में राम मंदिर का मुद्दा है, हिमाचल में जैसे पीओ के बैक वापस लाओ का जो मुद्दा है वो भी हो सकता है,
तो ये मुद्दे तो है ही 2024 के लिए। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज, बीजेपी हर जगह में बॉर्डर स्टेट्स में नहीं है, खास करके लैंडलॉक बॉर्डर जहां पे डिस्टर्ब नेबरहुड है, मतलब कश्मीर में नहीं है, पंजाब में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी का फोकस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इन बॉर्डर स्टेट्स पे, और इनको यहाँ पे रहना ही चाहिए, क्योंकि बॉर्डर्स हमारी जिस तरीके से प्रॉब्लम्स पे है, तो यहाँ से आप निकल नहीं सकते। आप किसी नेक्सल स्टेट्स में भी नहीं है, नेक्सल एरियाज जितने उस स्टेट्स में भी आप नहीं है। तो बीजेपी का बहुत क्लियर है कि जहां से रेवेन्यू आ रही है वो चाहिए हमको, प्रॉब्लम वाली चीजें हमको नहीं चाहिए। तो ये गणित भी हो सकता है। आप 2 साल के लिए निकलिए, बाद में जिस तरीके से ड्रग्स पकड़ा गए तो बॉर्डर्स कितने खुले आपको पता है, तो कुछ ऐसा वाक्य हो गया तो आप बोलोगे कि देखिए हम नहीं है, तो ये हुआ, तो ऑटोमेटिकली वोटर्स में भी एक सेंटीमेंट हो जाएगा 2 साल के बाद। तो बीजेपी दूसरे 50 साल गुजरात में राज करने के लिए शायद 2 कदम पीछे ले सकती है, पहली बात। दूसरा क्या होगा कि मीडिया में जिस तरीके से बात आ रही है कि चाणक्य चाणक्य ये चाणक्य है, बीजेपी के ये चाणक्य, नरेंद्र भाई जाके बता देंगे चाणक्य और चंद्रगुप्त मैं ही था, गुजरात भी मैं हार सकता हूं और इंडिया भी मैं जीत सकता हूं, तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मैं ही था। तो ये पॉसिबिलिटी भी मैं देख रहा हूं। हालांकि वो नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से, क्योंकि ये बड़ा गैम्बल है, बड़ा रिस्क है, बट ये रिस्क नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें ये रिस्क का कैलकुलेशन हो सकता है, और इसकी संभावना पूर्णतः है कि वो ये रिस्क ले सकते हैं। तो ये सब बातें, तो सर्वेस पे आप मत जाइए, क्योंकि सर्वे पे अगर जाते, मान लीजिए पहले तो सर्वे हुए नहीं थे, पहला सर्वे तो संघ का आया था, तो क्यों आपने सबसे पहला सरपंचों का ग्राम सरपंचों का सम्मेलन किया? मामला क्लियर था कि शहर में आपके वोट्स कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन नहीं, सिलेंडर्स नहीं मिले, बेड्स नहीं मिले हैं, लोगों को कहीं ना कहीं फाइन भरना पड़ा है, लोगों को पुलिस के डंडे पड़े, तो प्रजा नाराज थी, शहरों में आपके शहरी मतदाता नाराज थे। लेकिन आज आप इतना माहौल कैंपेनिंग ये वो सब करके इतना करना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह बीजेपी को वोट कीजिए। होगा कि नहीं होगा, लेट अस वेट एंड वॉच टिल 8 दिसंबर, कितना ट्रांसलेट होता है, कितना मोबिलाइज होता है, कौन क्या करता है। फिलहाल तो जिस तरीके से सभाओं की तस्वीरें आ रही है बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की, वो कुछ चित्र अलग बयां कर रही है। मतलब आम आदमी पार्टी सभाओं के चित्र वायरल कर रही है, कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, उन्होंने स्ट्रैटेजिकली डिसाइड किया कुछ नहीं बोलना है, बोलेंगे तो वो छक्का मारने जैसी बात हो गई कि आपने कुछ छक्का मार दिया और किसी ने कैच पकड़ लिया, तो पकड़ो कैच और जीतो मैच वाला हाल हो जाएगा, तो अपने कोई छक्के मारने ही नहीं है इस बार। तो इसलिए कांग्रेस साइलेंटली जा रही है, आम आदमी पार्टी अपने रैली के वीडियोस वायरल कर रही है, बीजेपी सब जगह से घिरी हुई है। तो इसमें त्रिकोणीय मुकाबले में कौन कितना शेयर ले जाता है, वोट शेयर, वो देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। जी जी जी, बहुत ही रोचक जानकारी आपने दी, और जिस तरह से विश्लेषण किया आपने कि और जिस तरह से कहा कि 2 कदम पीछे हट के आगे की तैयारी है, तो वास्तव में आपने नया एंगल प्रस्तुत किया है। तो ये बहुत ही रोचक आपने एंगल दिया है, हमारे दर्शकों को भी पसंद आएगा ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं जिगर जी के पास आता हूँ। जिगर जी, जैसे आपने हिमांशु जी को सुना कि उन्होंने एक नया एंगल प्रस्तुत किया है कि किस तरह से बीजेपी 2 साल के लिए मूव कर सकती है पीछे अपने को, और आने वाले समय में फिर उसी चीज को भुनाएगी कि देखो भाई हमारे बिना क्या हाल हो गया है। तो यह जो एंगल, एक तो इस पे आपकी टिप्पणी, और साथ ही दूसरी टिप्पणी और चाहता हूं कि जिस तरह से गुजरात में इसमें भाजपा के अंदर बगावत दिखाई देती है, शायद गुजरात में इससे पहले इतनी बड़ी बगावत बीजेपी के नेताओं में कभी देखने को नहीं मिली। जिस तरह से विद्रोही उम्मीदवार हैं उनके, और आज भी उन्होंने कल भी कुछ लोगों को पार्टी से बाहर किया है, और कांग्रेस में यह बगावत बहुत कम इस बार दिखाई दे रही है। और कांग्रेस के बारे में जैसे पहले भी कहा आप लोगों ने कि जिस तरह से वो सिस्टमेटिक तरीके से इस समय चुनाव में दिखाई दे रही है, बिना शोर शराबे के, और जैसे छक्का मारने की बात कही हिमांशु जी ने, वो सिंगल रन के हिसाब से अपनी पारी को आगे बढ़ाते दिखाई देते हैं, सिंगल रन ले लेकर। तो इस तरह से जो भूमिका बन रही है, साथ ही मोरबी हादसा, यह सब जो है, क्या ये चुनाव परिणाम पर कितना असर डालेंगे? आप किस नजर से भाजपा की बगावत को देखते हैं, और कांग्रेस के अंदर की जो रणनीति है वो किस नजर से आप लोग इसका परिभाषित करते हैं? जिगर जी। जी बिल्कुल। देखिए, एक इसमें 3 एक बात मेरे ख्याल से निकल के आ रही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक ऐसा एंगल बन रहा है जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, कि शायद जैसे हिमांशु जी ने कहा कि बीजेपी 2 कदम पीछे हट के इतना जो डेट बढ़ गया है राज्य के ऊपर, तो वो एज ऑफ ना आज की तारीख में किसी और पार्टी के गले में डालकर वो निकल जाए, और बाद में 1-1.5 साल के अंदर या 2024 के आसपास भी एक वापिस से ऐसा नैरेटिव क्रिएट करे कि हमारे अलावा इतने बड़े स्टेट को कोई संभाल नहीं सकता। तो ये एक परिभाषा है, बीजेपी शायद ऐसा सोच रही हो। दूसरी परिभाषा यहाँ पर ये भी बन रही है कि 27 साल का जो शासन है, और बीजेपी मॉडल और गुजरात मॉडल की वजह से जो मोदी जी या शाह जी की जो शाख बनी, या बीजेपी की जो शाख बनी, उसके बाद उन्होंने इतने सारे राज्यों में सरकार बनाई है, क्या उसके ऊपर वो गैम्बल करना पसंद करेंगे या नहीं? क्योंकि अब आज की तारीख में पूरी वैश्विक साख है,
इसे सिर्फ हम देश के परिप्रेक्ष्य में भी नहीं देख रहे, पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये चीज चल रही है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज है जिसमें आज की तारीख में डिस्कशन हो रहा है कि क्या बीजेपी ये गैम्बल करेगी या नहीं करेगी, वो आने वाला समय बताएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है, जहां तक कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस के बात में पहले भी मैंने बता चुका हूं कि कांग्रेस बिल्कुल साइलेंटली लेस इज मोर, मतलब लेस शो मोर वर्क, उसी फॉर्मूला पे चल रही है आज की तारीख में, जिसमें वो लोग अपने जितने सेवा दल के कार्यकर्ता या यूथ विंग के कार्यकर्ता है, वो सारे लोग, उनके जो पुराने कार्यकर्ता है जो बरसों से कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए, वो सारे लोग हर एक जगह पे छोटे छोटे गांव कस्बों में जाकर अपना अपना काम कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं वोटिंग के लिए और कांग्रेस की जो वचन पत्र है उसके लिए। और उसमें उन्होंने बिल्कुल बेसिक्स और जो सिंपल मुद्दे हैं, जिसमें कोई भी भावनात्मक मुद्दा नहीं है, उसी को लेकर वो चल रहे हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से वो भी काफी टफ फाइट दे रहे हैं अपने अपने जिलों में, जहां पर आम आदमी पार्टी थोड़ा एंट्री करने की कोशिश कर रही है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये भी देख सकते हैं, जैसे बीजेपी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इनके इस बार काफी सारे बागी लोग हो चुके हैं, जो विधायक पहले भी रह चुके हैं, जिनको टिकट नहीं मिली। मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए हमेशा बागियों को मैनेज करना बहुत ही आसान था, उनके ग्रीवेंसेस सेल भी काफी चलते थे, बहुत सारे बहुत बड़े नेता भी वो मैनेज करते थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, पिछले 4 टर्म अगर 2002 से 2017 के 4 इलेक्शन छोड़ दे और इस बार का हम देखें, तो इस बार बागी लोग मान नहीं रहे। वो उन्होंने उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है अपक्ष उम्मीदवार की तरफ से, निर्दलीय की तरह से। और मेरे ख्याल से ये सारी जो रणनीति है वो भी बीजेपी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल में जरूर डालेगी। इसके अंदर एक तीसरा तर्क ये भी निकल के आ रहा है, जो धरातल पे हम जो भी सीनियर लीडर से बात करते हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं उनके साथ में, तो शायद ये भी तर्क एक निकल के आ रहा है कि बीजेपी इस बार इसीलिए निर्दलीय जो अपने ही नेता थे उन्हीं को ज्यादा पैम्पर नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो आने वाले इलेक्शन में जीत जाते, जो कि बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी की बात करके जीतेंगे, बीजेपी के सामने खड़े हैं इसलिए, तो अगर वो जीत जाते हैं तो आने वाले समय में उनके लिए वापस से बीजेपी में आने का रास्ता भी ओपन होगा, क्योंकि अभी उन्होंने जितने बागी विधायक या जितने लोगों ने निर्दलीय में उम्मीदवारी की है, उनमें से सिर्फ 7 लोगों को सस्पेंड किया है। हालांकि आंकड़ा और नंबर बहुत बड़ा है, तो बाकियों को सस्पेंड नहीं किया, और सिर्फ सस्पेंड किया है, पार्टी से निकाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक रणनीति हो सकती है जो बीजेपी शायद देख रही हो कि निर्दलीय के हिसाब से इनको जीत जाने तो बाद में देखेंगे किस तरीके से क्या मैनेज करना है। तो इसी वजह से मैं ये जो तीनों पार्टियों के ऊपर आकलन कर रहा हूँ, इसमें बीजेपी जीत ही जाएगी इस तरीके से बात नहीं, पर बीजेपी के लिए संघर्ष जरूर है। रही बात जो सारे सर्वेज आ रहे हैं, तो वो सर्वेज हमेशा उसका सैंपल साइज बहुत ही कम रहता है, प्लस सर्वेज में लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं क्या नहीं, वो उसके ऊपर भी हमेशा एक प्रश्नार्थ चिन्ह रहता है कि सही सही बोल रहे हैं या फिर उनके मन में अभी जो सामने आंसर देना है वो एकदम धड़ल्ले से बोल के बाद में वोटिंग परसेंटेज या वोट किसी और को दे रहे। तो ये सारे अगर 3-4 पॉइंट को हम मिला ले तो इस बार त्रिकोणीय फाइट जरूर है। पर जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस का वोट परसेंटेज को डैमेज करती है तो ये बीजेपी के लिए ये चीज वरदान साबित होगी और बीजेपी के पाले में वोट और सीट्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। पर हालांकि अगर 135-140 की जो बात हो रही है उसको एज ऑफ नाउ अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, वो शायद अगर मैनेजेबल विनिंग की तरफ बढ़ती है तो अलग बात है। बाकी इतने ज्यादा आंकड़े या जिसे कहते हैं कि वो एक पुराना कांग्रेस गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है माधव सिंह जी सोलंकी का 139 सीटों का, बीजेपी वहां तक पहुंचने की कोशिश में है, पर मेरे ख्याल से वो इस बार मुझे नहीं दिख रहा बिल्कुल जिस तरीके का माहौल है, और इसीलिए त्रिकोणीय फाइट बहुत ही रोचक हो चुकी है, ये साफ साफ दिख रहा है। जी जी जिगर जी, मोरबी का जो हादसा था, क्या यह कुछ असर डाला लोगों की मानसिकता पर? जी 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 बिल्कुल। देखिए मोरबी का जो हादसा हुआ ना, उसने बहुत जबरदस्त एक संवेदना पैदा की लोगों के मन में और वोटर्स के मन में भी, और वो हादसे ने बहुत दुख की मतलब पीड़ा की भावना भी बहुत ज्यादा पैदा की। उस एक हफ्ते के अंदर बहुत सारे सवाल उठे, बीजेपी के भी क्या कनेक्शन के उसके अंदर वो भी सारे सवाल उठे, नगर पालिका के ऊपर भी सवाल उठे, ये सब कुछ हो चुका। पर इसके अलावा अगर आज की तारीख में हम देखें तो उसका पूरे गुजरात पर असर नहीं है। पूरे गुजरात के अलावा अगर सौराष्ट्र जो मेन मोरबी रीजन है वो सौराष्ट्र में आता है, राजकोट जो मेन सिटी है सौराष्ट्र का, उससे मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर दूर है ये मोरबी लोकेशन। तो उस साइड का जो पूरा जोन है वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर जरूर वो डाल सकता है। ऑल ओवर गुजरात की जहां तक बात है तो ये पूरे गुजरात में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और एक हमारे भारत देश की या हमारे कोई भी मतलब जो वोटर्स की एक मानसिक स्थिति होती है वो ये भी है कि हम सबसे ज्यादा जल्दी कोई ना कोई चीज भूल जाते हैं। ये जो विस्मृति की बात है वो हमें शायद भूलनी, विस्मृति की जो बात है वही हमें भूलनी होगी और हमें स्मृति रखनी होगी कि कौन सी सरकारों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है।
तो मेरे ख्याल से ये मैं हमेशा अपनी डिबेट में कहता हूँ, और आज की तारीख में ये देखा भी गया है। जो मेरे पिछले 3-4 महीने के आकलन है उसमें से एक ये बात भी बहुत सही साबित हुई है, जिसमें बीजेपी वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस और आप वर्सेस आप होने वाला था। ये मैं काफी अरसे से कह रहा था और इस बार ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, रादर देन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप। अंदर अंदर पार्टियां फाइट कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट्स और अपना जो रुतबा है उसको बचाने के लिए। और दूसरी चीज ये भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस बार वोटर्स जागरूक हो चुके हैं और वोटर्स अपना जो लोकल एमएलए या लोकल जो उम्मीदवार है उसकी के ऊपर दांव लगा रहे हैं, रादर देन पहले ऐसा होता था पिछली 4 टर्म से गुजरात में खास करके कि एक या दो चेहरों पर पूरा चुनाव लड़ा जाता था और उसके बेसिस पे सिंबल पे जीतकर बाकी के उम्मीदवार चयनित होते थे। तो मेरे ख्याल से इस बार ये मामला भी जरूर है कि लोग अपने लोकल उम्मीदवारों पर काफी सारा दारोमदार रखकर बैठे हैं जो उनके लिए अवेलेबल हो, जो आगे जाके उनका काम करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि बागी का जो नंबर है वो अगर डबल डिजिट में आ गया तो वो भी बहुत इंपैक्ट डालेगा और वो शायद किंग मेकर साबित हो सकते हैं। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो जरूर डालेगा। जो बगावत वाला जो पहलू है, हर पार्टी परेशान है और पार्टियों का संघर्ष आपस में ही चुनौती बन रहा है कि अपने अंदर ही जो उनके बगावत है उसको कैसे मैनेज करें, कैसे उसको उसके चैलेंज को मीट आउट करें। तो पुष्पेंद्र जी से के पास अंतिम उसमें जाते हुए जाने से पहले मैं दोबारा से एक बार हिमांशु जी के पास और आता हूँ। उसमें मेरा हिमांशु जी ये पूछना है कि जो गुजरात का शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, चाहे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और साथ में आनंदी पटेल जो इस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह और आनंदी पटेल के अंदर भी ग्रुप के जो उनके वर्चस्व की एक उनकी आपस में तनातनी हमेशा रहती है। क्या इस चुनाव में भी कहीं दिख रहा है कि कहा जाता था कि आनंदी बेन पटेल की जो बेटी है अनार पटेल, उनको भी टिकट की दावेदारी थी, लेकिन वो इस तरह से चीजें सामने आई कि वो टिकट विकट नहीं हो पाया। तो आपस में अमित शाह ग्रुप और आनंदी पटेल ग्रुप क्या वास्तव में धरातल पे कुछ असर है क्या इसका? देखिए, ये बातें बहुत हम भी सुन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये सब क्लोज डोर बातें होती है, तो मेरे ख्याल से इसका कोई मतलब गारंटेड और कंफर्मेशन नहीं आधार बनता है आधार कि नहीं है, आधार नहीं है कुछ। लेकिन हाँ, लेकिन एक बात स्पष्ट है, खाली 2 खेमे नहीं है जैसे बात आ रही है। बात यहाँ पे गुजरात में तो 6 खेमों की चल रही है कि आनंदीबेन पटेल का एक खेमा है, अमित शाह का एक खेमा है, विजय रूपाणी का एक खेमा है, सीआर पटेल का एक खेमा है, सीआर पाटिल का एक खेमा है, एक मनसुख मांडविया का खेमा है, परसोत्तम रूपाला का खेमा है। अब ये खेमे जो है कांग्रेस में सुनने को मिलते थे, लेकिन बीजेपी में अगर है और नरेंद्र भाई के होते हुए अगर ये खेमे है तो मुझे पता नहीं बीजेपी किस दिशा में जा रही है। ये बहुत स्पष्ट बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये खेमे है भी तो भी मैं एक चीज के लिए आपको मतलब सलाम मारना पड़ेगा नरेंद्र भाई को कि नरेंद्र भाई ने पॉलिटिकल डिसिप्लिन ला के रखी है। जब वो गुजरात में सीएम थे तो 182 में से कोई एक विधायक जो है वो हिलने की कोशिश नहीं करता था उनके सामने। मतलब जो एक आखिरी अंतिम आदेश ही होता था उनका, जो भी वर्ड होता था, और उस तरीके से उन्होंने एक, देखिए गुजराती को नरेंद्र भाई क्यों पसंद है ये चीज मैं आपको बताऊं कि एक गुजराती को मतलब एक जो प्राइड फील करवाया गुजरात का उसके लिए, और दूसरा कि पॉलिटिकल डिसिप्लिन जो नरेंद्र भाई ला सके हैं गुजरात में। हालांकि वो चले गए 2014 में और उसके बाद जो भी हो अलग बात है, लेकिन एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन उनके रहते हुए जो रही वो शायद मेरे ख्याल से इसके लिए गुजराती नरेंद्र भाई, इसलिए मतलब मेरे ख्याल से नरेंद्र भाई गुजराती को आज भी पसंद है। तो खेमे हो सकते हैं, पर इसका धरातल पे क्या असर पड़ेगा या चुनाव पे क्या असर पड़ेगा या परिणाम पे क्या असर पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा। खेमे तो है, ये तो कंफर्म बात है, और बातें आ रही है 2 खेमे नहीं बल्कि 6-7 खेमे है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि एक दो नहीं, जैसे हम खेमे सोच रहे थे, 6 खेमे, लगभग 6-7 खेमे के बारे में आपने कहा। और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर केंद्र के अलग अलग खेमे के बारे में मुझे पता नहीं है, वो भी बात आ रही है। नितिन गडकरी का एक खेमा है, राजनाथ सिंह का खेमा है, अनुराग ठाकुर का एक खेमा है, वो खेमों का मुझे पता नहीं है, स्मृति ईरानी का एक खेमा है, बट यहाँ पे गुजरात में 6-7 खेमों की बात हो रही है। जी 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 गुजरात के बारे में आपने बड़े बड़े विस्तृत तरीके से बताया किस तरह खेमेबंदी गुजरात के अंदर भी भाजपा महसूस कर रही है और देख भी रही है, और उसने चुनौती उनकी बढ़ा दी है चुनाव में, इसमें कोई दो राय बट नहीं। वो सब और अभी कंट्रोल्ड है। मेरा कहना इतना है कि नरेंद्र भाई ने सबको अभी कंट्रोल करके रखा है मैनेज करने की स्थिति में। हाँ, मैं वो कैसे क्या मतलब वो ऊंचा नीचा नहीं हो पा रहा है कोई भी, तभी जाके आपके परिपक्व नेता ये बोल देंगे ना कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर ये कंट्रोल में नहीं होता तो ये मतलब खुली बगावत हो जाती, समझ लीजिए आप, ये खुली बगावत। बिल्कुल बिल्कुल। कौन से नेता ने लिख के दिया? आप सोचिए, विजय रूपाणी ने लिख के दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो इंसान नवनिर्माण आंदोलन में सरकार गिराने में इंस्ट्रूमेंटल था, जो जेल में गया इमरजेंसी के टाइम में, वो आदमी ने आपको लिख के दे दिया कि बॉस मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आप सोचिए नरेंद्र भाई का कितना कंट्रोल है बीजेपी पे। ये समझने वाली बात है। तेल का भाव बढ़ा, नवनिर्माण आंदोलन हुआ, खाने के तेल का, मूंगफली का, सरकार पूरी गिरा दी। ऐसे नेता ये लिख के देते हैं कि हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे,
तो कंट्रोल तो है, डिसिप्लिन तो है बीजेपी में, ये आपको मानना पड़ेगा। जी जी जी, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का कंट्रोल है पार्टी के अंदर और उस हिसाब से वह नेताओं को कहीं ना कहीं मैनेज करने की स्थिति में रहते हैं। तो कार्यक्रम मंत्री पड़ाव पे मैं पुष्पेंद्र शर्मा जी के पास आता हूँ। पुष्पेंद्र जी, जैसे आपने सुना जो हिमांशु जी ने और जिगर जी ने किस तरह से राजनीतिक विश्लेषण गुजरात की जो वर्तमान राजनीतिक हवा है किधर बह रही है उसके बारे में उन्होंने काफी बताया, गुजरात में क्या संभावनाएं पैदा हो रही हैं। तो आपका क्योंकि राजनीति का बड़ा लंबा अनुभव है, बड़े लंबे समय से आपने संपादक के रूप में अपने राजनीतिक को देखा है, किस तरह से चुनावी हवा कब बदल जाती है, किस दिशा में जाती है, ये आपका बड़ा अनुभव है। और आपने जो हमारे हिमांशु जी और जिगर जी को सुना, उसके अनुसार आपका क्या आकलन है, आप किस तरह से गुजरात की वर्तमान जो राजनीति है उसमें भाजपा के लिए चुनौती जो बड़ी है वह किस तरह से मीट आउट करने की स्थिति में है, या कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को बेहतर करने की दिशा में, जैसे चुपचाप बताया जा रहा है चुपचाप काम कर रही है ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब क्या आकलन है आपका पुष्पेंद्र जी? देखिए, पहले तो दोबारा से भाई हिमांशु को, जिगर भाई को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने संवाद इंडिया के दर्शकों से इतने अपने विचार साझा किए। बहुत मैच्योरिटी से आपने बातें बताई और लगभग वही बातें आपने उनको शब्द दिए जो विचार हमारे मन में आ रहे थे कि ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, वो सब आपने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर दिए। अब जहाँ तक प्रशांत जी बात है, देखिए उन्होंने बगावत वाली बात पे बताया कि बगावत का कोई असर नरेंद्र मोदी के रहते हो जाए, मैं भी नहीं मानता, है ना। हिमाचल इस मामले में अलग था। जब हिमाचल में जब बात उठी थी, वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत छोटी हैं। यहाँ पे गुजरात में कॉन्स्टिट्यूंसीज उतनी छोटी नहीं है कि वो बगावत जो है असर डाल सके। और जैसे विजय रूपाणी का एग्जाम्पल दिया कि लिख कर दे दें, तो वहाँ तो उनका डंडा चलता है नरेंद्र भाई का। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने जिस तरह से बीजेपी को खड़ा किया, एक अनुशासित पार्टी और कैडर वाली पार्टी के साथ साथ 24 घंटे काम करना, जो कॉर्पोरेट में लोग नौकरी करते हैं उनसे ज़्यादा काम तो इनके पदाधिकारी करते हैं। तो इनका काम करने का तरीका नरेंद्र भाई ने और अमित शाह ने दोनों ने बदला है। तो बगावत वाला फैक्टर मैं नहीं मानता, लेकिन जब इतना लंबे समय शासन करते करते हो जाता है, भले ही उन्होंने गर्व का मौका दिया है गुजरातियों को, पर कहीं कहीं चेंज की और ऊप की, जनरेशन चेंज की बातें आने लगती हैं। फिर बीच में कोविड जैसी जो चीज़ आई उसने बहुत लोगों को परेशान किया। तो कुछ लोगों के परिजन गए भी होंगे, उनके मन में कुछ जख्म होंगे, कुछ दर्द होंगे। और उसके बाद वहाँ पे आ जाते हैं खुराफाती पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो एक निश्चित सेट एजेंडा लेके आई। वो कोई कांग्रेस की तरह सूफ पार्टी तो है नहीं, उसने बहुत तरीके से अटैक किया है। और जितना वो डेंट लगाएगी, अगर कांग्रेस को डेंट वो ज़्यादा लगा रही है जैसी जानकारी हमें लग रही है, तो मुझे तो लगता है बीजेपी को ज़्यादा फायदा हो जाएगा अगर आप ही ना ऊपर पहुंच जाए तब। लेकिन बातों से ऐसा लग रहा है कि आप अभी उस पोजीशन में नहीं है। पर जब एक विचार, एक थियरी हिमांशु जी ने दी थी बैकआउट करने वाली और अगेन जंप करने के लिए, और 1.5 साल वाली, तो इसका मतलब अगर ये बात वहाँ इंटेलेक्चुअल सर्कल में चल रही है ये बातें, तो फिर मुझे इस चुनाव में कुछ भी हो सकता है या कुछ भी मुमकिन है जैसी बातें दिखाई दे रही हैं। और यही बातें मैं अपने यहाँ के दर्शकों से, यहाँ के लोगों से साझा करूँगा जो आप हिमांशु भाई ने और जिगर भाई ने बताया है। और ये ज़रूर निश्चित हो गया कि बहुत रोचक चुनाव होने जा रहा है गुजरात में और सबकी निगाहें उस पर लगी हैं। अब राहुल आएंगे, वहाँ पर वो क्या बयान देते हैं, कहीं भारत जोड़ो यात्रा की तरह बीच में एक बिना बात कोई चिंगारी ना छोड़ दें सावरकर जैसी, और बने बनाए खेल को ना बिगाड़ दें। तो राहुल को शायद इसलिए दूर भी रख रही है कांग्रेस, और तब लेके आएगी, उनसे बचना चाहती है कोई ऐसा बयान ना दें। बाकी यहाँ के लोगों का भी मानना ऐसा ही है जैसा हिमांशु जी का और जिगर जी का, कि परेशानियां खड़ी कर रही है आप, और कांग्रेस गुपचुप अपना लगी है प्रचार में, लेकिन अंततः जीतेगी बीजेपी ही, ऐसा ही मानना लोगों का है। बाकी हम लोग भी इंतजार करेंगे, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, जैसा हिमांशु जी भी कह रहे थे, हम पक्षकार नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते और अंत मौके तक कुछ भी हो सकता है। तो इस रोचक मैच को देखने का मजा कुछ और रहेगा, पर हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। मेरा अनुरोध है कि चुनाव से कुछ दिन पहले हम हिमांशु भाई को, जिगर भाई को फिर बुलाइएगा, तो फिर एक अच्छी सी बातचीत हमारी होगी। थैंक यू वेरी मच। जी जी, बहुत सही आपने बताया आकलन हमारे हिमांशु जी ने और जिगर जी ने किया। आपने भी उसी आकलन की जो बताई कि वर्तमान की जो स्थिति चुनौती हर पार्टी के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी पार्टी कॉन्फिडेंस में नहीं सकती कि हम ही सबसे आगे दिखाई देते हैं। तो संघर्ष सभी के लिए है और सभी को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। और हमारे साथ आज के पैनल में जुड़े हुए हिमांशु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय दिया हमारे दर्शकों के लिए और बहुत अच्छी जानकारी
गुजरात की जमीन की जो राजनीति की सच्चाई है उसको बड़ा अच्छी तरह से इन्होंने आंकड़ों के साथ बयान किया और निश्चित रूप से दर्शकों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। साथ ही जिगर दोषी जी जो भी हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण कर बहुत ही सकारात्मक रूप से और निष्पक्ष बेबाकी रूप से उन्होंने विश्लेषण किया। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही पुष्पेंद्र शर्मा जी का भी पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने और हमेशा हमारे साथ वो हमारी चर्चाओं में जुड़े रहते हैं और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहता है। बहुत ही उन्होंने निष्पक्षता के साथ में विश्लेषण करते हैं, उनका भी मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और साथ ही आगे भी हम लगातार चर्चाओं में जुड़े रहेंगे और गुजरात की जो जमीन की सच्चाई है, राजनीति है, किस दिशा में बदलती है या नहीं बदलती है, उसका विश्लेषण हमारे दर्शकों के लिए आप लगातार करते रहें। तो मुझे विश्वास है कि आप हमारे दर्शकों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे हमारे संवाद इंडिया के मंच के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। धन्यवाद। और अपने दर्शकों से हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।